जम्मू कश्मीर में आतंक की किताब का एक और अध्याय खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुके अबू दुजाना को ढेर कर दिया गया। यह आतंकी जन्नत की लड़कियों के लिए किसी दहशत से कम नहीं था। बताया जा रहा है कि वो किसी भी मासूम कश्मीरी के घर में घुस जाता, अपनी नापाक हरकतों का अंजाम देता। लेकिन आतंक की इस अय्याशी को आज सुरक्षा बलों ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अय्याश आतंक का एक अध्याय। बंदूक के दम पर बहन बेटियों से करता था बदतमीजी। जम्मू कश्मीर का नासूर, पत्थरबाजों का पोस्टर बॉय, 15 लाख का इनामी आतंकी अबू दुजाना। एक ऐसा आतंकी जिसका नाम सुनकर बेगुनाह लोगों में खौफ भर जाता। अरसे से जम्मू कश्मीर में दहशत का कारोबार कर रहे अबू दुजाना का खेल अब खत्म हो गया। दुजाना का मारा जाना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा सुकून है। आतंक का चोला ओढ़े अबू दुजाना अय्याशी का दूसरा नाम बन चुका था। इसकी हरकतों से घाटी के लोग परेशान हो चुके थे। बताया जाता है कि अबू दुजाना किसी भी कश्मीरी के घर में घुस जाता, छिपकर आतंकी हरकतों को अंजाम देता और फिर मासूम कश्मीरी मां बहनों के साथ घिनौनी हरकत करता। Dujana, you know, he had become more a nuisance in the area by way of, I don't want to use those words. He had become an eyesore for everybody, especially the girls in the area. It was his sweet will now to enter any house and do whatever he wanted to do. Good riddance that way. I think people should relax, the girls, our sisters, they should relax now that no such persons will be there to harass them anymore. आतंकी दुजाना की अय्याशी की नापाक दास्तान के सबूत हिंदुस्तानी सुरक्षा बलों के दस्तावेज में भी दर्ज है। अबू दुजाना के बारे में तैयार दस्तावेज के इस हिस्से को देखिए, जिसमें उसकी पत्नी का नाम रुकैया और अजरा के रूप में दर्ज है। लेकिन इसी कॉलम के नीचे एक कॉलम और है जिसमें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शाजिया का नाम भी दर्ज है। जिसको हम कहते हैं ना कि वो अय्याशी कर रहा था यहाँ पर, he was largely only a nuisance. That's the way I look at it. बताया जाता है कि अबू दुजाना 2010 में लश्कर में शामिल हुआ। यह अय्याश आतंकी पाकिस्तान के बलूचिस्तान का रहने वाला था। इसने पीओके के आतंकी कैंपों में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ली और फिर इसे जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए हिंदुस्तान भेज दिया गया। लेकिन अब ये खतरनाक दहशतगर्द आतंक की आड़ में अय्याशी का खेल खेला करता था। Yes, it's a big dent on the capability of Lashkar. Abu Dujana, but in his operational capability in the last 1 year or so, what we have seen, he was not involved in too many operations. Like the IGP mentioned, he was more of a nuisance. He was more involved in coercion and not many in terms of terrorist acts. जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और दुजाना का खात्मा इसी की एक कड़ी है। लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट अभी खत्म नहीं हुआ है। कश्मीर की फिजाओं में दहशत भरने वाले आतंकियों का पूरी तरह सफाया अभी बाकी है। जम्मू से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अबू दुजाना और हाफिज पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के लिए सरदर्द बना हुआ है। वो कई बार सुरक्षा बलों के शिकंजे में आया लेकिन भागने में कामयाब रहा। लेकिन इस बार पुलवामा के हकरीपुरा में जिस घर को उसने अपना ठिकाना बनाया, वहां उसकी कब्र बन गई। इस बार दुजाना और उसके आतंकी साथियों की दाल नहीं गली और सुरक्षा बलों ने दहशत के इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। बार बार देता रहा चकमा, बार बार करता रहा फरेब, पत्थरबाजी की आड़ में बचाता रहा जान। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों के घेरे को तोड़ पाना अबू दुजाना के लिए मुमकिन नहीं हो पाया। सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि ये दहशतगर्द उसमें फंस कर रह गया और आखिरकार उसे ढेर कर दिया गया। घड़ी की सुइयां तब सुबह के 4:30 बजा रही थी जब दुजाना के दहशत के द एंड के ऑपरेशन की शुरुआत हुई। पुख्ता इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मिलते ही राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के दस्ते ने पुलवामा के हकरीपोरा के इस घर को घेर लिया। खबर पक्की थी और दुजाना का बचना इस बार नामुमकिन था, इसलिए सबसे पहले उसे सरेंडर कर देने को कहा गया। We tried and tried hard to make them surrender.
announcements were made from mosques, and we tried to utilize the services of the house owner and the persons who came out of the house to impress upon them to surrender. But because of Dujana's presence, the other fellow could also not surrender. सरेंडर की अपील को दुजाना ने अनसुना कर दिया और सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी अबू दुजाना जिस घर में छिपा था उसे चारों ओर से सुरक्षा बलों ने घेर रखा था। पहले दुजाना ने इमारत की निचली मंजिल से फायरिंग शुरू की, लेकिन जब सुरक्षा बलों ने निचली मंजिल पर जवाबी फायर शुरू किया तो दुजाना भागकर इमारत की पहली मंजिल पर पहुंच गया। दुजाना और उसके साथी अलग अलग कमरे से फायर करते रहे। दुजाना को बचाने के लिए उसके पत्थरबाज यार भी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान चंद पत्थरबाजों की टोली ने फिर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन इस बार उसकी मौत तय थी और 2 घंटे की गोलीबारी में दुजाना और उसके साथियों की दहशत का द एंड कर दिया गया। We started firing, and the quantum of fire from their side was very heavy today. It was retaliated, and both were neutralized. After the operation was over, properly the bodies were identified, and one was Abu Dujana and the other one was Arif. दुजाना कई बार पत्थरबाजी की आड़ में सुरक्षा बलों को चकमा देने में कामयाब रहा था, लेकिन इस बार सुरक्षा बल के जवान अलर्ट थे। बताया जा रहा है कि दुजाना के खात्मे की तैयारी पहले ही शुरू कर दी गई थी और दुजाना का मोबाइल उसकी मौत का सबब बन गया। सूत्रों की माने तो पिछले बार एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों के हाथ दुजाना का आईफोन लग गया। इसी के जरिए दुजाना के मूवमेंट और उसे पनाह देने वालों पर निगरानी रखी गई। बताया जा रहा है कि हकरीपोरा में दुजाना अपनी पत्नी से मिलने पहुंचा। वो इससे पहले भी कई बार यहां आ चुका था। ऐसे में उसकी टाइमिंग पर बारीकी से नजर रखी गई और जैसे ही दुजाना वहां पहुंचा, सादे कपड़ों में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान भी पहुंच गए और फिर उसके दहशत का द एंड कर दिया गया। श्रीनगर से इदरीस लोन और जम्मू से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान दुजाना की दहशत का द एंड हो चुका है। सीरिया और इराक में बगदादी ब्रिगेड अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दहशत अभी बाकी है। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद दम तोड़ते अलकायदा को दोबारा जिंदा करने की कोशिशें की जा रही हैं और चेहरा बनाया जा रहा है लादेन के बेटे हमजा को। हमजा ने दे दी है अमेरिका और सऊदी अरब को बदले की नई धमकी। ओसामा ने रची अमेरिका को दहलाने की साजिश, अब उसका बेटा दे रहा है बदले की धमकी। क्या एक बार फिर अमेरिका और अलकायदा के बीच छिड़ने वाली है जंग? क्या अलकायदा रच रहा है दुनिया को दहलाने की साजिश? ओसामा बिन लादेन की मौत के करीब 6 साल बाद एक बार फिर अलकायदा का खतरा सिर उठाता दिख रहा है। दुनिया जिस अलकायदा के आतंक को कब्र में दफन मान चुकी थी, अब एक बार फिर वो फन निकाल रहा है। अमेरिका ने ओसामा को तो ढेर कर दिया, लेकिन अब उसका बेटा बदले की धमकी दे रहा है। बताया जा रहा है कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन रहे अलकायदा की कमान अब ओसामा के बेटे हमजा लादेन को दे दी गई है। आतंकी हमजा को अलकायदा का नया चेहरा बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है और आतंक के इस चेहरे ने दी है बदले की धमकी। खबरों की माने तो 28 साल के हमजा लादेन ने धमकी दी है कि वो अपने पिता ओसामा बिन लादेन की मौत का बदला लेगा। देखिए, सऊदी अरेबिया की लॉयल फैमिली के साथ में ओसामा बिन लादेन के गरम सर्द रिलेशनशिप चलते रहे। अब हमजा उनका जो बेटा है वो बड़ा हो गया है और टेक ओवर करेगा, अपना गद्दी संभालेगा, उसमें बात नहीं है। और सऊदी अरेबिया की फैमिली को ख़तरा रहेगा। सऊदी अरेबिया की फैमिली के साथ में उनके फादर के रिलेशनशिप खट्टे पड़ गए थे। बताया जा रहा है कि अलकायदा ने सऊदी अरब के राज परिवार और अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। ISIS के खत्म होते वजूद के बाद लग रहा था जैसे दहशत का काला साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन अब अलकायदा ने मानो नया मोर्चा खोल दिया है। ISIS के खात्मे के बीच वो अपना वजूद बनाने की फिराक में जुट गया है। दुनिया के लिए ये सावधान हो जाने का वक्त है ताकि आतंक के इस सपोले को फन उठाने से पहले ही कुचला जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। उधर मेरठ में गुस्साए लोगों ने एक मंचले की डंडों से पिटाई की। उसे तब तक पीटा गया जब तक वो शख्स मरा नहीं हो गया। मार खा रहे शख्स पर छेड़खानी का आरोप लगा है, लेकिन ये भीड़ तंत्र इंसाफ खुद ब खुद ऑन द स्पॉट करती है।
तबीयत से भीड़ ने मनचली की पिटाई की, युवक पर बेरहमी से बरसाए डंडे, छेड़खानी के आरोप पर लोगों ने कानून को हाथ में लिया। एक शख्स को कुछ लोग घेर कर खड़े हुए हैं। किसी ने उसके बालों को कसकर पकड़ा हुआ है ताकि गिरफ्त में आया शख्स भाग न सके। और तभी सफेद टी शर्ट पहने हुए ये आदमी उसकी बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर देता है। हाथ, पैर, पीठ, हर जगह डंडे से वार करता है। मार खा रहा शख्स चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी इस चीख से किसी का दिल बसीजता नहीं है। लोग उसे पीटते रहते हैं। आखिर भीड़ की बेरहमी का शिकार हो रहा ये शख्स है कौन और लोग इसे क्यों पीट रहे हैं? पिटाई का ये वायरल वीडियो मेरठ का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मार खा रहे शख्स पर छेड़खानी का आरोप है। ये मनचला मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में कपड़े बेचने आया था। 28 जुलाई को कॉलोनी में फेरी के दौरान इसके ठेले पर एक लड़की कपड़े खरीदने पहुंची। आरोप है कि इसी दौरान युवक ने लड़की से छेड़खानी की। घटना से गुस्साए लोगों ने फिर जो किया वो इन तस्वीरों में दर्ज है। आदमी की पिटाई हुई है। उसने पहले एक 10 साल की लड़की की छेड़खानी करी थी। उसके घर वालों के वजह से उसके खिलाफ आया था, उसमें गिरफ्तारी हुई थी और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, सूचना गया था। उसकी उसी मोहल्ले के लड़कों ने उसकी भी पिटाई कर दी। उसका बेसिस पता नहीं चला, तो उनके खिलाफ भी एक FIR दर्ज हो रही है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई, जो बेहतरीन कार्रवाई बनती है वो हम लोग करेंगे। मीडिया में तस्वीरें सामने आई तो पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। छेड़खानी के आरोप में युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर छोटी छोटी घटनाओं में लोग कानून हाथ में ले क्यों रहे हैं? क्यों सिस्टम और पुलिस से लोगों का भरोसा उठने लगा है? इंसाफ में देरी का सिलसिला अगर ऐसे ही जारी रहा तो फिर भीड़ तंत्र को रोकेगी कैसे सरकार? सरफराज अहमद, न्यूज़ नेशन, मेरठ। तो एक तरफ संसद में कांग्रेस सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा जा रहा है और दूसरी ओर राहुल गांधी किसानों के समर्थन में आवाज उठाने के लिए लखनऊ पहुंच गए। नेशनल हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस किसानों का समर्थन कर रही है। कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर भी पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात भी की। दरअसल यूपी में नेशनल हाईवे के लिए कई जिलों में किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। किसानों का आरोप है कि उन्हें सरकार की तरफ से सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवेज का जाल बिछाया था। अमेठी में इस पे काफ़ी काम हुआ था और तकरीबन 6 नेशनल हाईवेज अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर रीजन में हमने डेवलप किया। उसमें एक इशू आ रहा है जो पूरे उत्तर प्रदेश में आ रहा है मगर अमेठी में है कि लोगों की ज़मीन ली जा रही है, सही प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जा रहा है। तो हमने ये मुद्दा उठाया नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ और काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि वो जाके देखेंगे और अगर इस बात को ठीक कर सकें तो वो कर देंगे। होशंगाबाद के सराफा बाजार में एक चोरी की वारदात सामने आई जिसमें कुछ महिलाएं ज्वेलरी खरीदने के बहाने दुकान में गहनों पर हाथ साफ कर देती हैं। यहां 3 महिलाओं ने सराफा बाजार की एक ज्वेलर्स की दुकान में कई तरह के गहने देखे। बाकायदा उनको देखने के लिए वो मंगवाती हैं। ग्राहक की तरह सेल्समैन के दूर हो जाते ही गहनों से भरी एक ट्रे नीचे छिपा लेती है। ये पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर बॉम्बे हाई कोर्ट एक बार फिर दही हांडी मामले की सुनवाई करेगा, जिसके लिए अब अगली तारीख मुकर्रर की गई है 7 अगस्त की। जन्माष्टमी करीब आते ही दही हांडी का मामला एक बार फिर अदालत की चौखट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट दही हांडी से जुड़ी याचिका पर 7 अगस्त को फिर से सुनवाई करेगा। दरअसल इस साल जन्माष्टमी 15 अगस्त को पड़ रही है। ऐसे में दही हांडी की ऊंचाई क्या हो और उसमें शिरकत करने वाले गोविंदाओं की उम्र सीमा क्या हो, इसके बारे में एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जो भेजा है अभी मैटर, वो ऑर्डर जो हाईकोर्ट ने किया है उसके ऊपर उनकी सुनवाई होगी कि ऑर्डर बराबर है या गलत है, बस उतना ही। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर पहले का जो था वो वैसा ही रहेगा। दही हांडी पर साल 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस तय की थी, जिसके मुताबिक दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं रखी जा सकती। साथ ही मानव पिरामिड में 18 साल से कम उम्र के गोविंदा के भाग लेने पर भी अदालत ने रोक लगाई थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दही हांडी के आयोजकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट में 7 अगस्त को ये मैटर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले ऑर्डर किया था वो ऑर्डर कंटिन्यू रखने के लिए बोला है। दूसरी बात, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या, ये छानबीन करने के लिए हाईकोर्ट को फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। गोविंदा मंडलियों की दलील है कि ऊंचाई कम कर देने से दही हांडी उत्सव का आनंद खत्म हो गया है। हालांकि सच ये भी है कि दही हांडी उत्सव के दौरान हुए हादसों में कई बार युवाओं की जान भी जा चुकी है और कई लोग जख्मी भी होते रहे हैं। ऐसे में अब अदालत पर निगाहें टिकी हैं कि सुरक्षा और गोविंदाओं के रोमांच का बैलेंस क्या बनता है। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। शहीद आजम भगत सिंह ने जिस पिस्तौल से अंग्रेज अफसरों का खून बहाया था, जिस पिस्तौल से आवाम पर हो रहे अत्याचार का बदला लिया था, 90 साल बाद उस पिस्तौल को अब शहीदी स्मारक में रखा गया है। हुसैनीवाला बॉर्डर म्यूजियम में भगत सिंह की पिस्तौल देखने वालों का कैसे तांता लगा हुआ है, आप देखिए। जिस पिस्तौल से सैंडर्स का सीना हुआ छलनी, जिस पिस्तौल के बाढ़ ने अंग्रेज सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी। बहाना नहीं चाहता, लौट जाओ। उस पिस्तौल की एक झलक देखने उमड़े लोग। ये म्यूजियम हुसैनीवाला में हमने बनाया है। यहाँ पे लोग समाधि स्थल देखने के लिए आते हैं और रिट्रीट देखने आते हैं, और ये एक म्यूजियम, उसमें एक चीज़ और जुड़ गई है ताकि वो यहाँ आएंगे तो उनको और अच्छा लगेगा और उत्साहित होंगे। ये पिस्तौल है शहीद आजम भगत सिंह की, जिसे 90 साल बाद उनके स्मारक के नजदीक रखा गया। काफी जद्दोजहद के बाद शहीद भगत सिंह की हमसाया रही उनकी पिस्तौल को हुसैनीवाला के BSF म्यूजियम में रखा गया है। एक पिस्टल ले आके रखी हुई है और पंजाब वास्ते बहुत मान वाली गल है। .32 बोर वाली ये पिस्तौल पहले पाकिस्तान में थी। आजादी के बाद इसे पंजाब के फिल्लौर में रखा गया। बाद के दिनों में इस पिस्तौल को इंदौर लाया गया, जहां इसकी निगरानी का जिम्मा BSF के पास ही रहा। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन के बीच शहीद भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने हथियार उठाकर फिरंगी सरकार के नाक में दम कर दिया था। अब हुसैनीवाला में सैनिकों की परेड के साथ साथ लोगों को शहीद आजम की पिस्तौल के दीदार का भी मौका मिल गया है। चंडीगढ़ से सलील खन्ना के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आज़ादी से पहले ये पिस्तौल पाकिस्तान में रखी हुई थी, और अब जब हिंदुस्तान आज़ादी की 70वीं सालगिरह बना रहा है तो हुसैनीवाला में बॉर्डर पर तमाम लोग जब फ्लाइंग ऑफ सेरेमनी देखने के लिए आते हैं, उसके साथ ही अगर इस पिस्तौल को भी देख सकेंगे, भगत सिंह के उस जज्बे को और देशभक्ति की भावना को महसूस कर सकेंगे, लाजमी सी बात है कि एक गौरवान्वित लम्हा होगा उनके लिए, और इस पिस्तौल को देखना कहीं ना कहीं उनको भी देशभक्ति के जुनून से भर देगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मदर मिल्क बैंक खोला जाएगा। जी हाँ, जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों को नेचुरल तरीके से आहार दिया जा सके। विश्व स्तनपान सप्ताह शुरू होने के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्तनपान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके लिए महिलाओं को जागरूक करने का अभियान चलाया जाएगा। मिल्क बैंक के खुलने से जहां एक और बाल मृत्यु दर घटने में मदद मिलेगी, वहीं कामकाजी महिलाओं को भी फीड रिजर्व कराने में मदद मिल सकेगी। मिल्क बैंक में मां के दूध को -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 3 महीने से अधिक तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। मां का दूध बच्चों को कई तरह की बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है। तो इसमें एक तो ये है कि जैसे हमारे बीमार बच्चे नर्सरी में होते हैं, उनकी मदर्स का मिल्क एक्सट्रैक्ट करके हम लोग रख लें, और वो जिस बच्चे को ज़रूरत हो उसको। तो इसमें एक तो ये है कि जैसे हमारे बीमार बच्चे नर्सरी में होते हैं, उनकी मदर्स का मिल्क एक्सट्रैक्ट करके हम लोग रख लें, और वो जिस बच्चे को ज़रूरत हो उसको हम लोग दे सकते हैं। दूसरा ये है कि एक जो वर्किंग हमारी मदर्स हैं, हमने बताया था ना 50% आबादी हमारी इसमें वर्किंग लेडीज़ की संख्या बढ़ रही है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समुदाय का और ऑफिस का भी कि एक हमारा ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें आइसोलेटेड मिले, क्रैच हो। दूसरा, छुट्टियाँ जो है सरकार ने दे रखी हैं वो मिलें। एक ये है कि अगर माँ जाती ही है काम पे तो वो अपना मिल्क एक्सट्रैक्ट करके साफ कटोरी में धो करके रख सकती है। एक अच्छी पहल है, खासतौर से उन महिलाओं के लिए जो कामकाजी महिलाएं होती हैं और उसके बाद वो अपने बच्चों को साल भर तक फीड कराना चाहती हैं, लेकिन कई तरह की दिक्कतें आती हैं कि अगर वो फीड कराएं तो कहाँ वो अपना दूध जो है सुरक्षित रख सकती हैं, और बच्चों के लिए वो कब तक ठीक रहेगा। तो ऐसे में एक मिल्क रिजर्व खुलना, एक तरह से एक सेंटर खुलना, एक मिल्क बैंक खुलना, मदर मिल्क बैंक, कामकाजी महिलाओं के लिए एक बेहतरीन सौगात है, और खासतौर से उन महिलाओं के भी काम आएगा जो किसी कारणवश प्रेगनेंसी के बाद, उनको डिलीवरी के बाद जो है वो फीड कराने में सक्षम नहीं होती हैं। तो ऐसी
महिलाओं के लिए भी एक जीवनदायिनी का काम ये मदर मिल्क बैंक करने वाला है। तो बेहतरीन पहल ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो आज आपने देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें देखी, हर पहलू हर पक्ष के साथ नेशन व्यू में।